ये हमारी परिभाषाएं थी जिनसे हम आगे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की नेचर को समझने के लिए 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, जो हमने बात की थी कल, परिभाषाएं। दूसरा है इसमें विषय सामग्री। अगर एक नेचर को समझना है तो इसके अंतर्गत 3 चीजें सीखेंगे। एक तो विषय वस्तु, विषय वस्तु या विषय सामग्री। देखो, विषय वस्तु के अंतर्गत एक मनुष्य से जुड़ी हुई जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं हम इसमें। विषय सामग्री के अंतर्गत इसमें क्या है क्या नहीं है, इकोनॉमिक्स में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं किन चीजों का नहीं, वो इस बारे में। दूसरा है इसका प्रकृति और स्वभाव, प्रकृति व स्वभाव। और तीसरा बिंदु है अर्थशास्त्र का अन्य विषयों का संबंध, विषयों के साथ संबंध, कि अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ में क्या प्रकार से संबंध है, क्या प्रकार से नहीं है। अर्थशास्त्र का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है क्या नहीं है, ये पढ़ेंगे हम तीनों इस नेचर में। तो पहली चीज पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति। प्रकृति में अर्थशास्त्र की प्रकृति, प्रकृति प्रकृति के अंतर्गत हम पहला अध्ययन ये करेंगे, क्या क्या ये विज्ञान है, विज्ञान है। दूसरा अध्ययन बिंदु विज्ञान है तो कौन सा है, कौन सा है, जैसे एक वास्तविक या आदर्शात्मक, दूसरा ये क्या अर्थशास्त्र कला है, कला। तीसरा हमारा है अर्थशास्त्र क्या कला व विज्ञान है। इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत अर्थशास्त्र की प्रकृति को और आगे हम डिफाइन करेंगे। कल हमने इसकी परिभाषाएं पढ़ी थी अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र की के बारे में समझने की बारे में कोशिश की थी। देखो, अर्थशास्त्र की प्रकृति का पहला बिंदु क्या ये विज्ञान है, इस पे बात करते हैं। देखो, किसी भी विषय को समझने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा पहला बिंदु यही है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या विज्ञान है, विज्ञान है। तो सबसे पहले हम विज्ञान को समझते हैं, विज्ञान, फिर समझेंगे क्या अर्थशास्त्र में वो सब खूबियां हैं जो विज्ञान को फॉलो करती हैं। ठीक है, किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, सामान्य तौर पे ऐसा मानते हैं और ऐसी अवधारणा है। वैसे तो विज्ञान की परिभाषा काफी जटिल है, जिसका
जिसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी कुछ विद्वानों ने इसे डिफाइन करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि अर्थशास्त्र के विज्ञान है। तो उससे पहले हम विज्ञान समझते हैं। तो विज्ञान के कुछ गुण हैं जो पहले हम देखते हैं। नंबर 1, कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करना। में संबंध, अगर आप किसी विषय के संबंध में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित कर सकते हो तो वो आपका विज्ञान विषय है, उसे आप विज्ञान कह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए C+O2, CO2 साइंस से बोलते हैं, ऐसे नहीं होता है C को अगर O2 से मिलाओ तो CO2 होता है। तो ये यूनिवर्सल नियम है जो सब जगह लागू होता है। अगर आप C के साथ O2 मिलाते हैं तो CO2 होता है ना। तो ऐसा यूनिवर्सल लॉ इकोनॉमिक्स में भी होता है, इसीलिए कुछ लोग इसे विज्ञान कहते हैं। दूसरा कि आपको ये पता हो कि इस कारण से ये समस्या हुई है, इसका ये समाधान है, इसका ये समाधान है, तो हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि इस कारण से ये परिणाम हुआ है, ये कारण है, ये क्या है, कारण है, और ये परिणाम है, ये परिणाम है। इन परिणामों के कारण ये चीजें हुई है, इन कारणों के कारण ये परिणाम हुआ। तो साइंस एक ऐसा विषय है जो हमें बताता है कि कारण परिणाम में संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरी विशेषता ये विज्ञान की कि व्याख्या करने की क्षमता होती है, व्याख्या करने की क्षमता होती है, यानी कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ विज्ञान की विशेषता होती है, मेनली विज्ञान की विशेषता होती है कि विज्ञान में हर समस्या के व्याख्या कर सकते हैं, इससे कारण परिणाम ढूंढ सकते हैं कि इसका कारण ये है, इस कारण से इस समस्या उत्पन्न हुई है। तो अर्थशास्त्र में भी हम ऐसा कर सकते हैं, ये भी विज्ञान की क्वालिटी को पूरा करती है कि इसे व्याख्या करने की क्षमता होती है। आगे तीसरी विशेषता है इसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं। विज्ञान की तीसरी विशेषता है भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखो साइंस अधिकतर यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है, उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। साइंस ये कहती है कि आप C को O2 को मिलाएं, कहीं पर भी मिलाएं, कभी भी मिलाएं तो CO2 बनता है। तो एक भविष्यवाणी है कि ऐसा करने से भविष्य में ऐसा होगा। तो साइंस में तीसरी विशेषता ये है कि पहली विशेषता तो उसकी है कि वो कारण परिणाम से संबंध स्थापित कर सकता है, दूसरी व्याख्या करने की क्षमता रखता है, तीसरा भविष्यवाणी करने की क्षमता कर सकते हैं उसमें। और इसकी अगली विशेषता ये है कि क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, बद्ध ज्ञान, यानी इसके अंतर्गत किसी भी विषय का अगर क्रमबद्ध ज्ञान है तो हम उसे विज्ञान कह सकते हैं, उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। और ये ऐसा तभी संभव है जब वो एक सिस्टमेटिक तरीके से वो उसका ज्ञान प्राप्त किया गया हो, उस पर रिसर्च किया गया हो। अगर किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान है तो हम उसे विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। और इसके नियम का सिद्धांत सार्वभौमिक होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, सार्वभौमिक नियम और कानून, सार्वभौमिक नियम और कानून।
विज्ञान के जितने भी नियम हैं वो यूनिवर्सल है। दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आपको वो कानून व नियम आपको एक जैसे मिलेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। जैसे भारत में ऐसा नहीं हो कि भारत में C+O2 मिलाने पर CO2 होता है और अमेरिका में C+O2 मिलाने पर H2 होता है। अगर ऐसा हो तो ये सार्वभौमिक तर्क का नियम लागू नहीं होता है। ये होता है, ये नहीं होता, अगर ऐसा हो तो। लेकिन पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी मिलाएं CO2 ही होगा। इसका मतलब है सब जगह लागू है, सब जगह लागू है। तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विज्ञान की है मूलतः कि ये होने पर ही हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। और अगली विशेषता ये है कि ये नियमों की जांच करने की क्षमता हो, नियमों की जांच करने की क्षमता होनी चाहिए, नियमों की जांच करने की क्षमता होनी चाहिए, जांच करने की क्षमता होनी चाहिए, जांच करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी कानून कायदे हैं, नियम हैं, उनमें क्या वो जांच कर सकता है, इसकी क्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो साइंस है। अब ये सभी चीजें हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में तो अध्ययन कर रहे हैं। क्या इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है? तो हम इस चीज को देखेंगे कि विज्ञान है तो कैसा है, कैसा नहीं है। तो इसके बारे में देखते हैं हम। अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में नंबर 1 कारण व परिणाम, परिणाम में संबंध। देखो विज्ञान की पहली क्वालिटी यही है कि इसमें हम कारण और परिणाम में संबंध स्थापित कर सकते हैं, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा रूल है कि अगर किसी व्यक्ति को लगातार भोजन करवाया जाए तो एक सीमा के बाद उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एक व्यक्ति है, उसे जब बहुत भूख लगी हुई है तो उसे खाना वाना दिया जाए, पहला खाना दिया जाए तो उसके लिए उपयोगिता 20 के बराबर होगी, दूसरा दिया जाए तो उसके लिए उपयोगिता 15 के बराबर होगी, तीसरा दिया जाए तो उपयोगिता 10 के बराबर होगी, चौथी दिया जाए तो 5 के बराबर। जैसे 5 की रोटी देगी मिली तो उसके लिए उपयोगिता 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पेट यहाँ तक भर चुका होता है। तो अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, कानून है जो इस बात को शो करता है कि कारण और परिणाम में एक संबंध है, कारण और परिणाम में संबंध है। यानी कि इकोनॉमिक्स के सारे लगभग प्रिंसिपल अपने आप में यूनिक है जो कारण और परिणाम में संबंध को बताते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये 100% साइंस की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। इनमें कुछ अपवाद है। अपवाद ये है कि सबसे पहले तो हम मानव है और मानव व्यवहार अनिश्चित है, कब भी बदल सकता है, सामान्य नहीं रहता, इसीलिए इसमें थोड़ा कारण परिणाम में समस्या है। बाकी तो ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो इकोनॉमिक्स की कुछ खूबियां हैं जो इस चीज को बताती है कि इकोनॉमिक्स में भी कारण और परिणाम है। दूसरी विशेषता की क्रमबद्ध अध्ययन। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी हम सभी
सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का सभी टॉपिक्स का हम सीक्वेंस अध्ययन करते हैं। हम इसमें प्रथम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं परिचय, फिर दूसरे में पढ़ते हैं विषय वस्तु, तीसरे में पढ़ते हैं उसकी प्रकृति, फिर उसका पढ़ते हैं क्षेत्र, फिर हम पढ़ते हैं उसके जो अध्ययन बिंदु है वो जो भी है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र का जो ज्ञान है वो भी क्रमबद्ध है और ये विज्ञान की कंडीशन को पूरा करता है। विज्ञान की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यही है कि किसी विषय का ज्ञान, किसी विषय का वह ज्ञान जो क्रमबद्ध हो उस विज्ञान कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र का भी जो ऐसा ज्ञान है वो एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से, इसलिए इकोनॉमिक्स को भी हम विज्ञान के क्षेत्र में रखते हैं। दूसरी शर्त को भी ये पूरा करता है, दूसरी शर्त को भी ये पूरा करता है। तीसरी शर्त है इसकी व्याख्या करने की शक्ति, व्याख्या करने की शक्ति। हाँ जी, इकोनॉमिक्स वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने भी आर्थिक परिवर्तन आए हैं उनकी व्याख्या करता है। जैसे नोटबंदी, हमारे समस्त अर्थशास्त्रियों ने इसकी व्याख्या की कि इसके होने वाले परिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या है। जितने भी सरकार की योजनाएं होती हैं उन पे बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपने राय, अपने व्यू रखते हैं और बताते हैं इस चीज की इसके कारण ये परिणाम होंगे। सरकार की कोई भी आर्थिक नीति हो उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र भी हमें व्याख्या करने की शक्ति प्रदान करती है, इसीलिए हम इसे विज्ञान के रूप में मानते हैं। जैसे शटडाउन है, लॉकडाउन है, इनसे उत्पन्न स्थिति की व्याख्या अर्थशास्त्री कर सकते हैं कि लॉकडाउन से कितनी समस्याएं उत्पन्न हुई, कितने लोगों का आर्थिक राजस्व का नुकसान हुआ है या कितना नहीं है। मानव जीवन में जितनी भी होने वाली घटनाएं हैं आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ आर्थिक घटनाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, वितरण, उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, वितरण और विनिमय, विनिमय और अगला राजस्व। ये कुछ उत्पादन के हिस्से हैं या इकोनॉमिक्स का जो हिस्सा है। इकोनॉमिक्स में हम सबकी इनकी व्याख्या करते हैं। जैसे लॉकडाउन में उपभोग बढ़ गया, लोगों का उपभोग क्षमता बढ़ गई है, लेकिन उत्पादन में कटौती आई है। क्यों? क्योंकि लोग गैर उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन रोक दी, की डिमांड रोक दी है, उनकी मांग को कम कर दिया है। जैसे लॉकडाउन में खाने के सामान की मांग बढ़ी है, लेकिन जो ऐसे सामान थे विलासिता से जुड़े हुए उनकी मांग में कमी आई। जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, एसी, इनकी डिमांड में काफी कमी आई है। तीसरा है विनिमय। विनिमय जब एक उपभोक्ता और एक उत्पादक आपस में जब मिलते हैं तो इनके मध्य एक क्रिया उत्पन्न होती है, उसे हम विनिमय कहते हैं। हम विनिमय की भी व्याख्या कर सकते हैं कि डॉलर का मूल्य इतना अधिक है, रुपए का वैल्यू इतना कम है, तो क्यों है, क्यों नहीं है। हम इन सब की व्याख्या इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में व्याख्या करने की शक्ति है, इकोनॉमिक्स में व्याख्या करने की शक्ति है, इसीलिए इसे हम साइंस कहते हैं। हाँ, नियमों की सत्यता, नियमों की सत्यता। अर्थशास्त्र विषय के सभी नियम अपने आप में सार्वभौमिक, इनको कहीं पर भी चैलेंज किया जा सकता है और ये सब जगह वैलिड होता है। जैसे सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता नियम, नंबर 1 समसीमांत उपयोगिता नियम,
उपयोगिता नियम, मांग का नियम, ये सारे जो नियम सिद्धांत है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इनको आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए, किसी भी जगह चले जाए और इनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये सब जगह एक जैसे होता है। ये सीमांत हासमान नियम, ये नियम ये कहता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आप किसी वस्तु का लगातार कंजम्पशन करेंगे तो उसकी उपयोगिता गिरेगी। चाहे भारत का व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, अगर उसे लगातार खाना खिलाया जाए तो एक सीमा के बाद में उसकी उपयोगिता में गिरावट आनी है। तो ये चीज कहना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के जितने भी नियम व कानून है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, उनको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। उनके जो नियम है उनकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। और अगला है वैज्ञानिक रीति, यानी कि किसी विषय का ज्ञान करने के लिए वैज्ञानिक रीति का होना आवश्यक है। ये विज्ञान की कंडीशन और शर्त भी है। अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो अपने तरह से सर्वश्रेष्ठ है। उसकी जो रीति अपनाई जाती है वो एक पूर्णतः सिस्टमैटिकली है, विज्ञान पर आधारित है। इसीलिए हम अर्थशास्त्र को विज्ञान कहते हैं। एक बात मैं फिर बताता हूँ कि अर्थशास्त्र को विज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करने की क्षमता है। इसमें कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करने की क्षमता है। इसका अध्ययन हम क्रमबद्ध कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो भी स्टडी की जाती है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है। जैसे पहले परिचय होगा, फिर उसमें उसका क्षेत्र होगा, प्रकृति होगी, नेचर होगी, फिर उसका आगे से वस्तु होगी। तो इसका जो अध्ययन होगा वो काफी क्रमबद्ध है। तीसरी इसकी व्याख्या करने की क्षमता है। इकोनॉमिक्स में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी व्याख्या करने की क्षमता रखता है। तो हम ये कह सकते हैं इसे व्याख्या करने की क्षमता है। आगे नियमों की सत्यता, यानी कि इसके माध्यम से हम नियमों की जांच कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं कि नियम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इनके नियम अपने आप में यूनिवर्सल है। आप कहीं पर भी चैलेंज करें इकोनॉमिक्स के नियमों को, वो हर जगह खड़े उतरेंगे। वैज्ञानिक रीति का प्रयोग, इसमें हमेशा वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे विज्ञान कहते हैं। लास्ट एंड फाइनल ये है सार्वभौमिक नियम। भौमिक नियम अर्थशास्त्र के जितने भी नियम व सिद्धांत है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। आप उसे कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि नियम यहाँ लागू होगा, नहीं लागू होगा। यानी कि जो नियम यहाँ बगलू में लागू होता है वो अमेरिका में भी लागू होगा, जो अमेरिका में होता है वो जापान में भी लागू होगा। ये सारे नियम हैं। जैसे ये सब सीमांत हासमान नियम ही कहता है कि आप किसी वस्तु का लगातार कंजम्पशन करें, चाहे वो देश का ये कोना हो, चाहे देश का दूसरा कोना हो, सब जगह ऐसा ही है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं थी जो हमें कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में है। पहला है इकोनॉमिक्स विज्ञान में का पहला कारण ये कि कारण और परिणाम में संबंध स्थापित कर सकती है, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, इसकी व्याख्या करने की क्षमता रखता है। तीसरा, नियमों की सत्यता की जांच कर सकते हैं, इसमें वैज्ञानिक नीति का उपयोग करते हैं। और सार्वभौमिक नियम है। ये तो इसके विज्ञान होने के समर्थन में तर्क है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये विज्ञान है। अब विज्ञान नहीं होने के पक्ष में तर्क, विज्ञान नहीं होने के पक्ष में तर्क, विज्ञान नहीं है। कुछ महान अर्थशास्त्रियों का या कुछ विद्वान लोगों का मानना था कि इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषय है। इसमें सिर्फ समाज की या मानव का अध्ययन करते हैं।
इसीलिए इसकी अलग से अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। उनका ये मानना था कि अर्थशास्त्र को विज्ञान इसीलिए नहीं कहते, क्यों? पहली कंडीशन तो ये है कि विषय की एकरूपता, विषय की एकरूपता की कमी। जैसे एक अर्थशास्त्री है बारबुरा बंटन। बारबुरा बंटन ने कहा है कि जहां 6 अर्थशास्त्री हों, वहां 7 विचार पैदा होते हैं। विचार पैदा होते हैं। इनका ये मानना था कि जहां 6 अर्थशास्त्री हैं वहां 7 विचार पैदा होते हैं। कितने विचार पैदा होते हैं? 7 विचार पैदा होते हैं। इन्होंने ये बात कही। ये बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि अर्थशास्त्र का विषय सामग्री एक रूप नहीं है। प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक एक विश्वविद्यालय, कॉलेज का अपना अलग अलग सिलेबस है, जिससे कि एक निश्चित विषय वस्तु नहीं होने हो पाने के कारण इसको साइंस मानने में लोग समस्या पैदा कर रहे हैं। बारबुरा बंटन का, राजनीति, अर्थशास्त्र, बकले का, इन सब का मानना था कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विषय है, ना कि एक वैज्ञानिक विषय है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु है उसकी एकरूपता का अभाव पाया जाता है। दूसरा है मत विभेद। ये मत विभेद जितने भी सामाजिक विषय हैं उनकी समस्या है। ये अधिकतर तो राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनमें समस्या पाई जाती है, लेकिन अर्थशास्त्र में भी मत विभेद काफी अधिक मात्रा में है, जिस कारण से कुछ विद्वानों का मानना था कि अर्थशास्त्र एक विषय नहीं है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान विषय नहीं है, एक सामाजिक विषय है। एक सामाजिक विषय जिसमें समाज का अध्ययन करते हैं, जो बदलती परिस्थितियों में बदलते रहते हैं। तीसरा है वस्तुपरक नहीं है। वस्तुपरक नहीं है। वस्तुपरक नहीं है। इनका ये मानना था कि अर्थशास्त्र एक विषय तो है, लेकिन ये मानव व्यवहार का विषय है, मानव अध्ययन का विषय है। और विज्ञान वह है जिसमें मानव व्यवहार को छोड़कर किसी वस्तु का वस्तुपरक अध्ययन, जैसे केमिस्ट्री में है C+O2, CO2, तो ये अलग अलग वस्तु है, फर्स्ट, सेकंड, और इसका ये रिजल्ट है, ये परिणाम है। लेकिन ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स में जो भी होता है ह्यूमन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इनमें मानते हैं कि जो भी परिवर्तन होता है वो मानव व्यवहार में परिवर्तन आता है, और मानव व्यवहार वस्तुपरक नहीं है, ये मानव से जुड़ा हुआ है और बदलता रहता है। क्यों? वस्तु पर पूरक होगा तो ये स्थायी होगा। और अगला इनका मानना था कि जो आर्थिक नियम है, आर्थिक नियम स्थिर नहीं है। यह बात सही है कि अर्थशास्त्र में कुछ नियम है जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, और ये प्रकृति का नियम भी है कि बदलाव जरूरी भी है। अर्थशास्त्र भी उस पर बदलाव का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियम व कानून है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, वो तर्क देते हैं कि इनके आर्थिक नियम स्थिर नहीं है, बदलते रहते हैं। हर बार सरकारें बदलती है, राज्य व्यवस्थाएं बदलते हैं, तो आर्थिक नियम बदल जाते हैं।
भारत में हर 5 साल में जब भी सरकार बदलती है अपने नियम, आर्थिक सिद्धांत सब बदल जाते हैं, व्यवस्था बदल जाती है, जो कानून कायदे पहले थे, आर्थिक नियम थे, वो बदल जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण दूंगा आपको मैं, हमारे यहाँ पर राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था में राजस्थान सरकार से पहले की सरकार यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई घर योजना थी। इस योजना के अंतर्गत 8 रुपए में गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता था। सरकार बदली, उसी योजना को सरकार 8 रुपए में नए नाम से इंदिरा योजना के नाम से शुरू किया है। योजना वही है लेकिन उसका मॉडिफाई कर दिया गया, कुछ सुविधाएं इसमें चेंज कर दिया गया, कुछ नई चीजें जोड़ी गई, कुछ कमियां थी उसको दूर किया गया और उसका नाम दे दिया गया इंदिरा रसोई योजना। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो परिवर्तन है वो क्या हुआ, चेंज हुआ, और ये चेंज प्रकृति का नियम है, अर्थशास्त्र भी है इसको फॉलो करता है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में जो नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं वो ये लोग हैं। अंत में मैं एक बार फिर कहूंगा कि अर्थशास्त्र एक विषय है, कुछ कमियां हो सकती है, फिर भी इतनी सब चीजों को देखते हुए, जैसे कारण परिणाम संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्रम बदलने व्याख्या कर नहीं सकती है, नियमों से जांच कर सकते हैं, और वैज्ञानिक रीति है और सार्वभौमिक नियम है। इन सब का अध्ययन करके भी हम, या इन सब बिंदुओं को पढ़ के भी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है। मुझे खुशी होगी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और मन लगाए पढ़ें। धन्यवाद।